दोस्तों, एक महिला टीटी स्टेशन पर पहुंचती है। वेटिंग रूम में ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही होती है क्योंकि उसे पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी कि ट्रेन आएगी तब उसमें हम यात्रियों की टिकट चेक करेंगे और वो वहाँ बैठी हुई वेट कर रही होती है। तभी एक रेलवे कर्मचारी से बात करती है और कहती है कि अगर यहाँ आसपास कोई बढ़िया सी बढ़िया चाय बनाता हो तो प्लीज़ एक कप चाय का ऑर्डर कर दीजिए, जो हमारे पास चाय लेकर आ जाए। तो वो कहता है ठीक है, आप वेटिंग रूम में ही बैठिए, मैं अभी चाय बोलकर आता हूँ। एक लड़का बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। अगर आप एक बार उसकी चाय पी लेंगी तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगी। जब भी आप आएंगी तो उसी की ही चाय पिएंगी। तो वो जाता है और जो लड़का चाय बनाता था उसके पास पहुंचता है और कहता है कि एक नई महिला टीटी आई है, वो चाय का इंतज़ार वेटिंग रूम में कर रही हैं। एक बहुत अच्छी चाय उनके पास जानी चाहिए जो कि चाय पीकर वो खुश हो जाएं। तो वो लड़का जो होता है चाय बनाता है। चाय बनाने के बाद जहाँ वो महिला टीटी बैठी हुई होती है वहीं वो सामने पहुँचता है। जैसे ही आवाज़ लगाता है ये चाय किसकी है, तो जो महिला टीटी होती है जैसे ही वो सुनती है तो उसे ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है और वो महिला उस चाय वाले लड़के को देखती है। देखने के बाद एकदम दोस्तों दंग रह जाती है। वो लड़का चाय बेचने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि उसी महिला टीटी का तलाकशुदा पति होता है जो स्टेशन पर चाय बेच रहा था। इसे देख करके पत्नी एकदम दंग रह जाती है और जब वो चाय दे करके जाने लगता है तो महिला टीटी उसे रोक लेती है। कहती है कि रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है जो आप भाग रहे हैं। भागो नहीं, क्या हुआ? तुम तो एक बहुत बड़े पैसे वाले थे। तुम तो कहते थे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। आज आप चाय बेचने पर क्यों आ गए? क्या कारण है? जब ये बात वो लड़का सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और गालों से खिसकते हुए ज़मीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव। दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है, पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को 10 मिनट का समय निकालकर एक बार अवश्य सुनिए। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी हकीकत में छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक एरिया है, वहाँ एक परिवार रहता था, छोटा सा परिवार था और लड़के का नाम होता है सौरभ। सौरभ सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो अपने घर पर ही काम करता था। वो दूध की डेयरी चलाता था। दूध का इतना अच्छा बिजनेस था कि रोजाना के 10,000 से 15,000 रुपये पैदा करता था, क्योंकि जो दूध का धंधा होता है इसमें बहुत सारी कमाई होती है। तो वो लड़का अच्छा पैसा पैदा करने लगा था और उसने अपना मकान, दुकान सब कुछ बहुत अच्छा बनवा लिया था। तो उसकी शादी भी आने लगी। लेकिन वहीं उसी शहर के दूसरे मोहल्ले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निशा। उसके पिता जो है निशा की शादी के लिए एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ बिटिया के लिए, बिटिया की शादी करनी है। तो दूसरे लोग बताते हैं, कहते हैं कि फलाने का लड़का है और वो अच्छा काम कर रहा है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस है, तुम्हारी लड़की भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तुम ऐसा करो, मेरे कहने से अपनी बेटी का रिश्ता विवाह उसी के साथ कर दो। तो लड़की के पिता जो होते हैं वो सौरभ के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा शादी लायक है, मेरी बेटी भी योग्य है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और उसका ख्वाब है रेलवे में नौकरी करने का, और हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी बात बन जाए तो दोनों बच्चों की शादी हो जाए। तो वो कहते हैं, जो सौरभ के पिता होते हैं, शादी तो मुझे करनी है, लड़का शादी योग्य है, तुम्हारी भी लड़की पढ़ी लिखी है, तो आपकी इच्छा है तो हम भी मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को देखना चाहते हैं।
तो लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखती है। दोस्तों बात बन जाती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों की रीति के हिसाब से गोद भराई होती है। गोद भराई के बाद जो समय, जो मुहूर्त होता है, जो तय तिथि होती है, उस दिन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने से पहले जो निशा होती है उसने एक शर्त रखी थी, अपने पिता से कहा था कि पिताजी अगर मेरी शादी कर रहे हो तो मेरी ये इच्छा है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई में कोई दखलंदाजी ना करे। तो वो बात हो जाती है। पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से घर पर रहने लगते हैं। दोस्तों कुछ समय बीतता है तो निशा एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरा उद्देश्य कुछ और है। पढ़ाई करके मैं कुछ समाज के अंदर दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों हर चीज़ का बंटवारा हो जाता है, हर चीज़ में भागीदारी हो जाती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी है कि इसमें किसी की भागीदारी नहीं होती है। जिसके दिमाग में जो शिक्षा है वो उसी के साथ रहती है और उसका साथ निभाती है। दोस्तों जब निशा अपने पति से कहती है तो उसका पति कहता है कि पागल हो, हमारा कितना अच्छा धंधा चल रहा है, हमारी कितनी अच्छी डेयरी चल रही है, रोज़ के 10,000 रुपये पैदा करता हूँ और तू पढ़ लिख करके क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है, इससे कुछ नहीं होता। मैं बहुत कमाता हूँ, पढ़ाई लिखाई सब बंद करो, पढ़ाई के चक्कर में ना पड़ो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों इसके चलते दोनों में विवाद हो जाता है। निशा अपनी पर अड़ी है क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसका पति जो हुआ कुछ कम पढ़ा लिखा था, वो कह रहा था कि मैं पढ़ाई करने नहीं दूंगा। दोस्तों इसी के पीछे पति पत्नी में अनबन हो जाती है और निशा जो होती है वो अपने घर चली जाती है। अपने घर जाने के बाद कुछ समय के बाद दोनों में तगड़ा विवाद हो जाता है। निशा जो है वो पढ़ाई की जिद पर अड़ी है और उसका जो पति होता है वो पढ़ाई करने नहीं देना चाहता है। इसी के चलते दोस्तों उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोनों कोड के हिसाब से जब दोनों अलग अलग रहने लगते हैं तो निशा जो होती है वो अपने माता पिता से कहकर पढ़ाई बराबर जारी रखती है। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी तो वो पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते यहाँ तक होता है कि उसका अच्छा खासा रिजल्ट आने लगा था। दोस्तों जब उसका रिजल्ट आने लगा तो हुआ ये कि जब रेलवे कंडक्टर की जगह निकली तो वो अपना फॉर्म उसमें अप्लाई करती है। जब फॉर्म उसमें डालती है तो दोस्तों उसका सिलेक्शन हो जाता है। उसका सिलेक्शन होने के बाद में वो ट्रेनिंग पर चली जाती है। इधर जो उसका पति सौरभ होता है जो डेयरी का काम कर रहा होता है, उसके घर पर इसकी डेयरी पर एक दिन छापा लग जाता है। छापा इतना भयंकर लगता है कि पूरा जिला मजिस्ट्रेट सब आकर के उसके दूध की चेकिंग करते हैं। तो उन्होंने जो दूध बना पाया था वो सारा केमिकल का दूध था, 2 दिन का रखा हुआ था। लोग लेकर आते थे, ये घर पर केमिकल से दूध तैयार करता था दोस्तों। और वो आज भी है, लोग दूध घर पर तैयार करते हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल करके दूसरे के बच्चों को जानलेवा हमला होता है। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, विकलांगता पैदा हो रही है, क्योंकि वो बना हुआ दूध कोई शैम्पू मिलाता है तो कोई यूरिया बनाता है डालता है, कोई कुछ पता नहीं क्या क्या पदार्थ डाल करके और दूध को तैयार किया जा रहा है। तो वही काम वो सौरभ करता था। किसी ने उसकी जासूसी कर दी और उसकी डेयरी सीज हो गई। यहाँ तक सीज हो जाती है कि जितना उसने गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया था वो सारा का सारा पैसा भी जब्त हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है और कोर्ट में लगभग 6 महीने की उसकी सज़ा सुनाती है और 5 लाख का जुर्माना हो जाता है। दोस्तों सौरभ जो होता है वो जेल चला जाता है और जो पैसा कमाया था और घर पर कर्ज लेता है उससे सारा पैसा कोर्ट में जमा करना पड़ता है।
पैसा जमा करने के बाद 6 महीने के बाद जब वो जेल से छूट कर आता है, अब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो जाती है कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता है, कोई उसको उधार भी देने वाला नहीं होता है। सब कहते हैं आप तो बर्बादी की कगार पर खड़े हो, कैसे पैसा वापस करोगे। दोस्तों, इसके बाद में एक मिलने वाले से इसने कहा कि मेरा धंधा तो बंद हो गया, कोई ऐसा व्यवसाय बताइए, ऐसा रोज़गार बताइए जिससे हमारा धंधा चल जाए। तो उसी समय उसका एक मित्र था, वो कहता है कि चलो हम तुम्हें धंधा बताते हैं, अगर तुम धंधा कर लो तो बहुत कम पैसे में शुरू हो जाएगा। तो वो कहता है बताइए क्या करना है। तो दोस्त कहता है कि आप जहाँ रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल की जगह खाली पड़ी हुई है और हम आपको वहाँ किराए पर दिलवा देते हैं, और वहीं पर आप मेन प्लेटफॉर्म पर है जहाँ पर यात्री ज़्यादा उतरते हैं, विश्राम घर भी है, वहीं पर खोखा खाली है, आपको जगह मिल जाएगी। तो वो कहता है दिलवा दो यार, पैसे तो है नहीं। बोले गारंटी हम ले लेंगे, अपनी ज़मानत पर उसे वहाँ पर दिलवा देता है और वो चाय का धंधा शुरू करता है। थोड़े पैसे से भाई पकौड़े बनाता है, नाश्ता बनाता करता है, समोसे भी बनाता है, चाय भी बनाता है, 1-2 बर्गर भी बनाता है, उसका धंधा चल निकलता है और 1-2 भी नौकर भी वो रख लेता है। उसकी उस स्टेशन पर इतनी चाय फेमस हो जाती है कि जो पर्यटक आते हैं वो चाय पिए बिना जाते नहीं हैं। रेलवे कर्मचारी होते हैं, सब आते हैं उसी की टी स्टॉल पे चाय पीते हैं। दोस्तों, चाय के बाद होता यह है कि समय उसका यूँ गुजर जाता है, लगभग उसे 1 साल हो गए उस स्टेशन पर चाय बेचते हुए। उसके बाद उसकी पत्नी की जब ट्रेनिंग खत्म होती है और उसे पहली बार ही उसी स्टेशन से ट्रेन में कंडक्टरी करने का समय मिलता है, तो जो गाड़ी आने वाली थी उसका इंतज़ार उसका वेट विश्राम गृह में वो कर रही थी, तभी उसकी इच्छा होती है चाय पीने की। तो एक कर्मचारी से कहती है कोई बहुत अच्छी चाय बनाता हो आसपास, तो एक चाय हमारे लिए बोल दीजिए। तो वो जो कर्मचारी होता है वो उसी लड़के से चाय के लिए कहता है कि जो नई महिला टीटी आई है वो चाय का इंतज़ार वेटिंग रूम में कर रही हैं, एक कप चाय उनके लिए पास पहुंचा दीजिए, बढ़िया सी बढ़िया मलाई मार के। तो वो चाय बनाता है, चाय बनाने के बाद और हाथ में समोसे भी ले जाता है और पकौड़े भी ले जाता है, एक प्लेट में रखकर और दूसरे हाथ में चाय की केतली होती है। दोस्तों, जब जाता है, जाने के बाद और जैसे ही वो महिला टीटी बैठी हुई होती है और आवाज़ लगाता है, जैसे ही वो महिला टीटी उस लड़के की तरफ देखती है कि चाय वाला उसके हाथ में समोसा नाचता है और लड़का उसे देखता है, तो एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं। वो लड़का अपनी पत्नी जो कि तलाकशुदा होती है उसे पहचान लेता है कि ये तो निशा है, और निशा उसे पहचान लेती है ये तो सौरभ है। सौरभ वहाँ से मुंह मोड़कर जाने लगता है, लेकिन निशा जो उसे रोक लेती है और कहती है आइए, इतनी जल्दी क्या है जो आप भागे जा रहे हो, मैंने सब देख लिया। लेकिन सौरभ कहता है चलो यहाँ नहीं, अलग बैठ के बात करते हैं। अलग जाते हैं, रूम में बैठते हैं। बैठने के बाद वो निशा पूछती है आखिरकार बात क्या है, तुम तो एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, जब हमने चाय मंगाई थी तुमसे तो हमें नहीं पता था कि तुम हो यहाँ चाय बेच रहे हो, तुम्हारा तो बहुत बड़ा घर पर धंधा था, रोज़ के 10,000 रुपये कमाते थे। मैं पढ़ने के लिए कहती थी तब आप कहते थे पढ़ लिख करके क्या करोगी, पढ़ाई लिखाई हर जगह काम देती है, तुमने जो व्यर्थ का धंधा किया, तुमने गलत पैसा कमाया, सारा बर्बाद हो गया क्या, अब चाय क्यों बेच रहे हो, क्या हुआ। तो वो अपनी पूरी बात बताने लगता है और कहता है कि निशा, एक बार घर पर ऐसा हुआ कि दूध पर छापा पड़ गया, तुम्हारे जाने के बाद जब छापा पड़ गया तो उसमें सारा दूध जो था गलत पाया गया, यहाँ तक हुआ कि 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ और 6 महीने की सज़ा हुई। जो भी हमने गलत तौर से पैसा पैदा किया था वो पैसा सारा का सारा ही नष्ट हो गया
और हमारे पास खाने तक को नहीं रहा, खाने तक के लाले पड़ गए। इसीलिए तब मैं यहाँ पर आकर के ये धंधा करना शुरू कर दिया, क्योंकि माता पिता भी बुज़ुर्ग हैं, सब धंधा चौपट हो गया। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी थी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था। मैं भी जान चुका हूँ कि पढ़ाई में किसी का हक नहीं होता है, किसी का सहारा नहीं होता है। आज तुम अधिकारी बन चुकी हो और मैं एक चाय बेचने वाला हूँ। इतना कह करके जब वो जाने को तैयार होता है तो निशा सोचने लगती है कि अब ये क्या कहना चाहता है। तो कहा, आपका विचार क्या है? बोले, विचार अब क्या, आपसे क्या कह सकते हैं, हमने ही तुम्हें फटकारा था, अब हम क्या कह सकते हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी मेरे लिए मुकाम है, मेरे लिए थोड़ी इज्जत है, मेरे लिए थोड़ी रहम है, तो मुझे माफ़ कर दियो और हो सके तो मुझे अपनाने की कोशिश कर लो। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। जो मेरे पास घमंड था, मेरे पास अभिमान था, वो मेरा चकनाचूर हो गया है। अभिमान तो किसी का नहीं रहा, ना रावण का, ना कंस का, ना किसी का। बड़े बड़े छत्रपति हुए, सबका गुरूर चूर हो गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि अब मुझे अपना लो, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये वो कहता है तो वो कहती है, ठीक है, लगभग 5-6 महीने का इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे फिर साथ कर लिया जाए, फिर इसका अभिमान जाग जाए, फिर ऊँट पटांग बातें करने लगे, एक दूसरे का नंबर लेते हैं। रोज़ाना वो अपनी ड्यूटी से जाती है और चाय वहीं पीती है। उसके बाद में जब देखती है 2-3 दिन महीने हो जाते हैं, तब अब तो ये ईमानदारी से काम करता है। करने के बाद चुपके से वो टी स्टॉल की चाय बंद करवा देती है। दुकान बंद करवाने के बाद और अपने पति को बाइज्जत घर लेकर जाती है और दोबारा एक मंदिर में पुनः दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और अपने परिवार को ठीक से चलाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर किसी को खरीद सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। जिस जगह में मैं की भावना आती है, वहाँ सब विनाश हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर लिखना ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। और हाँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।